हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो यार। और आज जो है हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं बेटा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। बेटा ये जो है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था, और इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी चर्चा कर ली थी। एक लास्ट और हेडिंग बची है जिसको हम आज डन करेंगे, जो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब लास्ट पॉइंट बचा है, उसमें ही काफी मल्टीपल अंदर सब पॉइंट्स है, तो वो आज हमें देखने हैं। बट आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में करा है बेटा, उसे जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। सर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन में कि सर अगर हमें किसी भी एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो हमने सेक्शन 10 में ही पढ़ा था कि सर एसेंशियल एलिमेंट में लिखा था कि उसका जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो कंसिडरेशन है, इट मस्ट बी लॉफुल। ऑब्जेक्ट का मतलब है पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर्पस के लिए वो बन रहा है वो, और उसके अंदर जो रिटर्न में चीजें मिल रही है, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों के दोनों बेटा अगर लॉफुल होंगे तभी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हुए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता, और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड। तो सर अब हमें कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट है कंसिडरेशन लॉफुल है अनलॉफुल? तो यहां पे लॉ ने आपका काम बिल्कुल सिंपल करा, और लॉ ने कुछ एक्सप्रेस केसेस बताए, 7 केसेस, 7 एक्सप्रेसली बता दिया है कि इन 7 केसेस में ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉ बता रहा है कि 100% अनलॉफुल है। इसका मतलब इन 7 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड ही बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल अनलॉफुल होगा। ये बात समझ आती है? सर 6 पॉइंट मैंने लास्ट क्लास डील करे थे, एक बार रिकॉल करते हैं। नंबर 1 था एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। यहां पे लॉ आपकी इंटेंशन दिखेगा कि आपकी इंटेंशन किसी अदर लॉ को डिफीट करना तो नहीं है, और अगर है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड। थर्ड पॉइंट है बेटा एग्रीमेंट मेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए एग्रीमेंट बना रहे हो तो भैया वो तो फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में बोला था वॉइड है, यहां पे बोल दिया भैया अनलॉफुल मानेंगे, वॉइड होगा। फोर्थ बोला था अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन के जो रूल्स थे, जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़े थे बहुत पहले, रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, अगर वो कंसिडरेशन के रूल, एक भी रूल ब्रेक हो जाता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइड। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई एग्रीमेंट इन्वॉल्व करता है इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, उस केस में भी ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। और लास्ट 6 केस बताया बड़ा इमोरल एग्रीमेंट्स, मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जो एथिकली तरीके से, जो सोशली तरीके से रॉन्ग होते हैं, मोरल नहीं, मतलब इमोरल होते हैं, उनको बोलते हैं इमोरल एग्रीमेंट्स। इसमें मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, एक लैंडलॉर्ड प्रोस्टिट्यूट वाला जो बिजनेस चल रहा था, और सेकंड जहां पे एक पर्सन ने एक किसी मिसेस को ऑफर दिया कि मैं आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी ऑफर कर रहा हूं और आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लीजिए और आप मेरे से जो है शादी कर लीजिए। ऐसे अगर आप चीजें कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इमोरल एग्रीमेंट। तो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे जहां पे ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। नंबर 1 एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, एग्रीमेंट जहां पे फ्रॉडुलेंट पर्पस है, फोर्थ कंसिडरेशन के रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, फिफ्थ इन्वॉल्व इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, सिक्स्थ इमोरल एग्रीमेंट्स। ये 6 पॉइंट हमने डील कर लिए बेटा। अब लास्ट का 7 पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट बचा है विच इज एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट विच इज सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये बात समझ आती क्या सर? ये क्या बवाल है सर? बहुत टेक्निकल है बेटा, बहुत मजेदार है, और इससे अगर केस स्टडी बनी ना भाई, इतनी प्यारी प्यारी केस स्टडी बनती है ना, इतनी प्यारी प्यारी केस स्टडी, मतलब मजा ही आ जाता है। आज टेंशन ना लेना, बहुत अच्छे से एक एक करके एग्जाम्पल को देख देख के समझेंगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब पहले समझते हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। पहले तो ये दिमाग में क्लियर कर लो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, उस एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमेशा अनलॉफुल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड बनेगा, हमेशा हमेशा हमेशा।
अब सर ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है, सिंपल तो बताओ। तो बड़ा सिंपल टर्म्स में यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है, और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कह रहा है, एनी एग्रीमेंट, इफ एनी एग्रीमेंट विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद मोरल एंड एनी एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके सर, दो चीजें कह रहा है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट करे दो चीजों से, पहला जो कॉन्फ्लिक्ट करे मोरल से, या कॉन्फ्लिक्ट करे कोई भी एनी एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अरे इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी मतलब किसी जो नॉर्मल सोसाइटी में, जो नॉर्मल समाज में जो रीति रिवाज, जो मतलब नॉर्मल तरीके हैं, उन तरीकों को अपोज कर रहा है। कोई इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी मतलब जनरली काम ऐसे होता है पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में जनरली एक तरीका है, ये ऐसे चलता है भाई। कोई भी चीज है, मतलब आप समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक आप खुद बताना पब्लिक पॉलिसी के साथ है या उसके अगेंस्ट है। अब मान लीजिए आज इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, अभी रिसेंटली वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी, इंडिया और चाइना में वॉर बिल्कुल ऐसे हो गया था। लाइक वॉर मतलब ऐसे नहीं होता बड़ा जरूरी बम ही मारना है अपने को कि बम मार दियो वॉर हो गई, ऐसा नहीं होता। आजकल जो वॉर की बिगिनिंग होती है ना, जब हम बोलते हैं वॉर हो गई, तब होती है जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड्स बंद कर देती है। तो अभी इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड्स बंद हो गए थे, बीच में बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल था, राइट। तो उस केस में आप एक बात बताओ, इंडिया और चाइना दोनों के बीच में वॉर चल रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के एनिमी है। अब इंडिया से जो मिस्टर राम है वो चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और वो चाइना की गवर्नमेंट को चाइना में गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एनिमी को, हमारी गवर्नमेंट के बिना परमिशन के। क्या ये सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ है या उसके अगेंस्ट है? सर कैसी बात कर रहे हो सर, एनिमी का आप साथ दे रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी कोई। क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या साथ है? सर ऑब्वियसली अगेंस्ट है, आपको ये काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट का किसी अदर गवर्नमेंट के साथ एनिमी वाला रिलेशन है, तो आपको अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हुए सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है, मतलब जो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन है उसे फॉलो करना चाहिए। ट्रेड नहीं करना मतलब नहीं करना। आप छुपा के बिना लाइसेंस बिना परमिशन के ट्रेड कर रहे हो, तो भाई वो तो आप एनिमी को सपोर्ट कर रहे हो ना आपने। तो दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो इसी की बात कर रहा है, कह रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट करेगा दो चीजों से, विद मोरल एंड एनी एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। और ऐसे एग्रीमेंट हमेशा क्या होंगे बेटा, वॉइड होंगे। तो मैंने पहले बताया था, जब भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन की बात आएगी एग्रीमेंट वॉइड ही बनेगा। तो 7 पॉइंट विच इज एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कह रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट करेगा विद मोरल, कॉन्फ्लिक्ट करेगा एनी एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, तो उस केस में हम जो है उसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, एग्रीमेंट इज वॉइड। सेकंड कह रहा है, कुछ एग्जांपल्स दिए बेसिक, वैसे हमें पढ़ने वाला है। कह रहा है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी। कह रहा है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। कई लोग मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, है ना। और मान लो दो फॉर्म है, फॉर्म ए फॉर्म बी, और दोनों अपने सेलर थे बढ़िया वाले, और एकदम से मर्ज हो गए, और भाई मर्ज होके उन्होंने ना अपने कमोडिटी को एक ही बना लिया और कमोडिटी का प्राइस बहुत हाई रख दिया, जिससे नॉर्मल कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है। तो क्या ये अच्छी चीज है? सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ में नहीं सर। तो ऐसे कह रहे कि मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो आप, या एग्रीमेंट नॉट टू बिड इन एट एन ऑक्शन आर ऑल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो कुछ ये एग्जाम्पल दे रखे आपकी बुक में, बट हमें बहुत डेप्थ में बढ़ना आगे, तो आप इसको बस अवॉइड कर सकते थे। अब आगे क्या बोला सर, मेन मुद्दा ये है कि हमें कैसा पता लगेगा कि कोई एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या नहीं है। तो बेटा इस सिनेरियो को अभी सॉल्यूशन लॉ आपको देता है, और लॉ आपको एक्सप्रेसली केसेस बताएगा जहां पे हम मानेंगे कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मतलब मैं टोटल आपको 7-8 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर, और ये जो 7-8 पॉइंट चलेंगे इन सब में डीम्ड है कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। डीम्ड है कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। अच्छा, इसका मतलब इन 7-8 केसेस में, सर आप ये कहना चाहते हो कि इन 7-8 केसेस में हम डीम्ड मानेंगे कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? यस सर।
और अगर एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो इन केसेस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल बनेगा। यस सर। और अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा बनेगा? वॉइड बनेगा। रे ये बात समझ आती क्या? अरे बात समझ आती क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस। तो बेटा ये 7-8 केसेस बता रहा हूं मैं आपको अभी आने वाले, जहां पे एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और अगर एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन तो अनलॉफुली बनेगा, और एग्रीमेंट कैसे बनेगा? हमेशा वॉइड बनेगा। तो सर आगे बोला, कह रहे फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट्स, ये वो एग्रीमेंट्स है विच आर हेल्ड टू बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। कह रहे ये वो एग्रीमेंट है जो आपके मॉड्यूल में स्पेसिफिकली लॉ ने बताया है कि ये तो भैया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ही है, और इन सब में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल ही है, और इन सब में एग्रीमेंट वॉइड ही बनेगा। सर पहला बताइए ना। पहला बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नंबर 1 इज व्हाट? नंबर 1 आपका बनता है बेटा ट्रेडिंग विद एनिमी। नंबर 1 क्या बनता है? ट्रेडिंग विद एनिमी। अब इसका एग्जांपल मैं इधर दे रहा हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप एक्सप्लेनेशन लिखना, एग्जांपल लिखना, एक्सप्लेनेशन लिखना, एग्जांपल लिखना, ताकि आपको रिवीजन टाइम पे क्लिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंट्रीज है, एक है इंडिया और एक है बेटा चाइना। अब दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रही है, राइट? और जब वॉर चल रही है, वॉर वाली सिचुएशन है, तो इंडिया के लिए चाइना अभी करंटली क्या हो गया? एनिमी हो गया। ठीक है, अब होता यह है कि मान लीजिए यहां पे एक व्यक्ति है जो कि है इंडिया के मिस्टर रामू, इंडिया के मिस्टर रामू, और मिस्टर रामू जो है वो चाइना में एग्रीमेंट कर लेते हैं, चाइना से एग्रीमेंट कर लेते हैं गुड सप्लाई करने का, किसी भी तरह का गुड्स, क्लोथ मान लो, फ्रूट्स मान लो, वेजिटेबल, कुछ भी, टॉयज वगैरह कुछ भी। तो यहां पे मिस्टर रामू जो है इंडिया के, वो एग्रीमेंट करते हैं कि वो चाइना को गुड सप्लाई करेंगे। कब? वॉर की सिचुएशन चल रही है, चाइना भी एनिमी है। इस सिचुएशन में बेटा इस सिनेरियो को बोलते हैं, ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, इस सिनेरियो को बोलते हैं ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी। अब आप मुझे इतना बता दो, जो इंडिया में पब्लिक है, क्या ये एक्टिविटी इस पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ है या इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? भाई एज अ इंडियन सिटीजन ये हमारी इंटरेस्ट है, हमारी मतलब इंटरेस्ट क्या बोलूं, या मैं बोलूं ऐसा, हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट करो और हमारे एनिमी को किसी भी तरीके से कोई भी जो हेल्प है या किसी भी फॉर्म में कोई भी कनेक्शन है वो ना रखो, राइट? इंडिया की पब्लिक तो भाई यही वो मांगेगी। और यहाँ पे मिस्टर रामू जो है वो ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हैं, अपने एनिमी के साथ गुड सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट बना दिया। ठीक है, तो भैया सिंपल सा फंडा है, अगर आप कोई भी व्यक्ति, इंडिया का बंदा, विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बिना परमिशन लिए, बिना लाइसेंस लिए एनिमी के साथ किसी भी तरह के ट्रेड में इन्वॉल्व होता है, गुड सप्लाई में इन्वॉल्व होता है, तो बेटा ट्रेडिंग विद एनिमी जो है वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, विदाउट गवर्नमेंट के लाइसेंस परमिशन के, मतलब अगर आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली है और गवर्नमेंट बोला नहीं ये वाली कमोडिटी आप दे सकते हो, तो फिर वो ट्रेडिंग विद एनिमी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली है। क्लियर? ये इसका एग्जांपल हो गया। बस यहाँ पे एक बार रीड कर लेंगे जल्दी से। कह रहा है कोई भी ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिजिएंस टू अ गवर्नमेंट एट अ वॉर विद इंडियन विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड। कह रहा है कोई भी ट्रेड करोगे ऐसी किसी भी गवर्नमेंट के साथ जो इंडिया के साथ वॉर में है, कोई भी ट्रेड करोगे ऐसी किसी भी गवर्नमेंट के साथ जो इंडिया के साथ वॉर में है, तो उस सिनेरियो में हम इसे, और विदाउट, याद रखना, विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भैया उस केस में वो एग्रीमेंट होगा वॉइड। वो एग्रीमेंट क्या होगा बेटा?
वो एग्रीमेंट होगा वॉइड। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से आप सबको समझ आता है, विच इज ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और दैट्स व्हाई एग्रीमेंट कैसा बनेगा? वॉइड बनेगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा? किसी को डाउट? नहीं सर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। पॉइंट का नाम है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। पॉइंट का नाम है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सर ये क्या बवाल है, समझाइए ना सर। बेटा देखो ये ना दो वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखो ये है स्टिफलिंग, आप साइड में लिख लेना, आपके पास स्पेस होगा। स्टिफलिंग मतलब होता है अननेसेसरी डिले। स्टिफलिंग मतलब क्या होता है? अननेसेसरी डिले। अगर हम देखें दो टर्म है यहां पे, पहला है स्टिफलिंग प्लस प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सर स्टिफलिंग का मतलब है यहां पे अननेसेसरी डिले, और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है, आप सिंपल शब्दों में समझो, क्रिमिनल केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या सिंपल शब्दों में समझो गुनाह। गुनाह, आपने कोई गुनाह कर दिया और अब आप कर क्या रहे हो? आपने जो क्रिमिनल केस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करी है, गुनाह करा है, उसके जजमेंट में, उसके जस्टिस में आप अननेसेसरी का डिले ला रहे हो, उसे बोला जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सिंपल शब्दों में अभी एग्जांपल दूंगा और क्लियर होगा। अभी समझो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, सेकंड पॉइंट। स्टिफलिंग मतलब अननेसेसरी डिले, प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस के जस्टिस में। तो मतलब क्रिमिनल केस के जस्टिस में आप अननेसेसरी डिले लाओगे, उसे बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन करना, कोई भी एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन करता है, वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, यानी उस केस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड बनेगा। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, साइड में आप इसी के नीचे नोट कर लेना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। बेटा यहां पे ना मान लीजिए एक पर्सन है, एग्जांपल बनाना उसका, एक पर्सन है, ये जो है ना भाई, इसका नाम है गुल्लू हटेला। इसका नाम है बेटा गुल्लू हटेला, इसकी हट जाती है बहुत जल्दी। गुल्लू हटेला बोले तो डॉन है, डॉन। सब ना नाम देख रहा, गुल्लू हटेला। बेटा गुल्लू हटेला बदमाश है एक नंबर का भाई साहब, बहुत तगड़ा वाला। गुल्लू हटेला से यहां पे एक अनदर पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर बी। अब भाई साहब एक दिन ही रोड पे जा रहे थे, मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी और गुल्लू हटेला सामने जा रहे थे, और मिस्टर बी और गुल्लू हटेला जो है वो कंधे से ऐसे भिड़ गए। अब गुल्लू हटेला तुम्हें पता हट जाती है भाई की, भाई ने बोला कैसे फालतू बोल रहा है। भाई साहब मिस्टर बी जो है वो भी भाई साहब बैठ गया, कह रहा मैं तो बोलूंगा, तू कैसे सामने आ रहा है, दिख नहीं रहा तुझे, ये वो। और मिस्टर बी थोड़ा ज्यादा बोल गया। अब जैसे मिस्टर बी ने थोड़ा ज्यादा बोला, तुम्हें पता भाई गुल्लू हटेला की हट गई भाई साहब। ये कह रहा मेरे से फालतू बोलेगा, इतना बड़ा हो गया तू मेरे से फालतू बोलेगा। गुल्लू हटेला ने भाई साहब पिस्टल निकाली और मार्केट में ही ढह 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 गुल्लू हटेला ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया। मतलब बोले तो गेम बजा डाला। गुल्लू हटेला ना भाई साहब टपोरी लैंग्वेज कह रहा, भाई ने गेम बजा डाला, पिस्टल निकाली, ढह 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 मार्केट में भाई साहब रोला काट दिया, बंदा लिटा दिया सीधा। छोटी सी बात पे कंधा टकराया था, गुल्लू हटेला हट जाती है उसकी, मार दिया भाई। अब गुल्लू हटेला ने जब पिस्टल से ढह ढह मिस्टर बी को मारा, मर्डर कर दिया, गेम बजा डाला। उस टाइम पे एक शरीफ सा व्यक्ति, बहुत शरीफ व्यक्ति यहां पे, ये पता है तुम्हें क्या है? ये आंखें है बेटा। ये किसकी आंखें? ये है करण भाई की आंखें। सर करण भाई कौन है? करण भाई हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है हमारे, ठीक है। तो करण भाई की आंखें। अब जब गुल्लू हटेला ने मिस्टर बी का मर्डर करा, तो उस टाइम पे शॉपिंग करने आए थे मार्केट में कौन? करण भाई। और करण भाई ने अपनी कजदारी आंखों से
इस मर्डर के दृश्य देख लिए, मजा आ गया भाई। वो कह रहा भाई साहब कुछ गोली मारी है, कुछ धैड़ धैड़ है, मजा आ गया। मतलब कि करण भाई ने अपनी आंखों से ये मर्डर होते हुए देख लिया, और गुल्लू हटेला ने अपनी आंखों से ये देख लिया कि करण भाई ने मर्डर होते हुए देख लिया। देख लिया, करण भाई ने मर्डर होते हुए देख लिया, और गुल्लू हटेला जब गोली मारो तो उन्होंने देखा हो करण देख रहा है। भैया क्रिमिनल केस बन गया, क्रिमिनल केस चला गया कोर्ट में गुल्लू हटेला के अगेंस्ट। अब गुल्लू हटेला को पता था कि भाई साहब मेरे अगेंस्ट में सिर्फ एक ही सबूत है कि मुझे मर्डर करते हुए करण भाई ने देखा था, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो होता यह है बेटा कि गुल्लू हटेला और करण भाई ये दोनों आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और उस एग्रीमेंट में गुल्लू हटेला बोलता है करण भाई को कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, 10 करोड़ रुपए, बस जब आप कोर्ट में आएंगे इतना बोल देना मैंने कुछ नहीं देखा, बस इतना बोल देना मैंने गोली की आवाज सुनी थी, लेकिन जब मैंने वहां देखा तो वहां पे कोई नहीं था, गुल्लू हटेला कोई नहीं था, बस इतना बोल देना 10 करोड़ दूंगा। सर मतलब हो क्या रहा है, समझो यहां पे एक क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई है, मर्डर हुआ है, ठीक है, जिसका सबूत करण भाई के पास है, उन्होंने देखा भाई, वो विटनेस है इसके। लेकिन गुल्लू हटेला और करण भाई ने एक ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म करा जिस एग्रीमेंट के बनने से उस मर्डर केस का जो जस्टिस है उसमें अननेसेसरी डिले आ रहा है। अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो करण भाई सीधा जाके जजमेंट देते कि भैया मैं विटनेस था, मैंने देखा था, मारा था, और केस वहीं सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां पे इस एग्रीमेंट के बनने से सर क्या हमारा क्रिमिनल केस के जस्टिस में अननेसेसरी डिले आ रहा है? यस सर, एब्सोल्युटली बेटा, इसे ही बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, जहां पर आप अपने जस्टिस के लिए अननेसेसरी डिले क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो केस नहीं क्लोज हो, मतलब वो केस सॉल्व ना हो पाए या मुझे पनिशमेंट ना मिल पाए, ऐसे करके आप अननेसेसरी डिले ला रहे हो, तो इसे बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ये एग्जांपल है। अब यहां पे एग्रीमेंट जो है वो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में बना है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा गारंटी, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा वॉइड। अरे वॉइड होगा गारंटी। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें क्या होगा, क्या मान लो अगर करण भाई तेज थे, करण भाई ने 10 करोड़ रुपए दिए, और भाई कोर्ट में बोल दिया भैया गुल्लू हटेला ये रहा, मैंने देखा अपनी जिंदा आंखों से इसने मारा है। गुल्लू हटेला जा रहा है, गुल्लू हटेला कह रहा है कि जज साहब मैंने मारा, मान लिया, लेकिन मैंने इसको 10 करोड़ रुपए दिए थे, वो वापस दिलाओ में से, हमने एग्रीमेंट बनाया था कि अननेसेसरी डिले देगा जस्टिस में। तो कोर्ट वाले कहेंगे पागल है भाई, यह है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट ही वॉइड बनाए। अगर गुल्लू हटेला ने 10 करोड़ दे दिए और करण भाई ने 10 करोड़ लेने के बाद उनका नाम ले भी लिया, फिर भी गुल्लू हटेला 10 करोड़ वापस नहीं ले सकता क्योंकि एग्रीमेंट वैलिड नहीं था, एग्रीमेंट इज वॉइड। ये बात समझ आती है बेटा? दिस इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। जल्दी से एक बार इसे रीड और कर लेते हैं, मजा ही आ जाएगा। एग्जांपल नोट करते चलना सारे, गुल्लू हटेला को सही से बनाना भाई साहब। कह रहा है एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, स्टिफल मतलब अननेसेसरी डिले, प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इज एन एग्रीमेंट to present proceedings already instituted from running their normal course using force tends to an abuse of justice। मतलब आप जो है एक नॉर्मल कोर्स ऑफ जस्टिस को डिले क्रिएट कर रहे हो, उसकी पेस को धीमा कर रहे हो, और उसका अल्टीमेट इंपैक्ट ये होता है कि आप जस्टिस का मजाक उड़ा रहे हो, जस्टिस का खिलवाड़ कर रहे हो जस्टिस के साथ। क्या ये सही है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है नहीं है? सर एब्सोल्युटली है। और कह रहा है देयरफॉर सच एग्रीमेंट इज वॉइड। तो आप बेसिकली जस्टिस की गति को धीमा कर रहे हो और जस्टिस के साथ खेल रहे हो। तो यहीं पे ये बोला द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फिलौने। बेटा ये फिलौने क्या है? फिलौने का मतलब होता है जस्टिस। फिलौने का मतलब होता है जस्टिस। तो न्याय के साथ कोई भी बंदा न्याय का ट्रेड नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो मेरे हिसाब से बेटा 2 पॉइंट क्लियर होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये वो एग्रीमेंट है जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं विद मोरल या कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी से। ये जितने भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है हमेशा वॉइड होते हैं, और एक्सप्रेसली 7-8 केस बताए जहां पे होंगे। पहला, अगर आप ट्रेड करो कोई भी एनिमी के साथ तो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आएगा।
सेकेंड, अगर आप स्टिफल कर रहे हो प्रोसिक्यूशन को, अननेसेसरी डिले या जस्टिस की स्पीड को स्लो कर रहे हो, तो भी वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आएगा। ये 2 पॉइंट हमने कर लिए और फर्दर अभी 5-6 पॉइंट और है। जल्दी से पहले आप दोनों पॉइंट करो, दोनों के एग्जांपल्स नोट करो। अगर लिखा नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट्स कंप्लीट करिए और फिर हम बढ़ते हैं बेटा आगे। जल्दी चलो, जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो ये हमारा पार्ट एकदम डन हो गया है और अब जो है हम अपने थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बेटा ये देख लिया कि सर आपका जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल कब कब होता है। इसमें हमने मल्टीपल केसेस देखे, 6 केसेस देखे। 7 पॉइंट हम गए एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में। अब एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में मैडम मल्टीपल 7-8 पॉइंट्स है। जब हम मानेंगे कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा, और अगर एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा तो हम ये ट्रीट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा और एग्रीमेंट जो है वो वर्ड ही बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बनेगा वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में मैंने आपको भी 2 पॉइंट क्लियर कर दिए थे। पहला, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो विद दी एनिमी, एनिमी से मतलब है ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो इंडिया के साथ वॉर सिचुएशन में है, उससे आप कोई भी ट्रेड करते हो विदाउट आपकी इंडिया की गवर्नमेंट के परमिशन के, तो बेटा ट्रेडिंग विद एनिमी को ट्रीट करेंगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन मानेंगे अनलॉफुल और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। ठीक है। सेकंड, मैंने आपको बताया अगर आप कर रहे हो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब था अननेसेसरी डिले कर रहे हो आप लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो उसे भी हम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन यहां पे भी वॉइड होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में मैंने बताया 7-8 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट हमने डन कर लिए, बहुत अच्छे से नोट्स भी बना दिए, हमने एग्जाम्पल भी दे दिए, राइट। तो ये वाला पार्ट हमने डन कर लिया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का थर्ड पॉइंट है इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल बात कह रहा है बेटा आपसे। क्या बोलता है जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा। इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस में बोलता है कि अगर आप किसी भी तरह का एग्रीमेंट बनाते हैं किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के साथ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक टर्म है जो आपको फोकस करनी है और केस स्टडी में ये टर्म दिखेगी आपको। केस स्टडी इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट एक बार, राइट। और मैं बताऊंगा केस स्टडी कैसी थी, बट आप वर्ड टर्म समझना। यहां पे बात हो रही है एग्रीमेंट विद अ जुडिशियल ऑफिसर। आप अगर किसी भी तरह का एग्रीमेंट बनाते हो किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के साथ, जुडिशियल मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वजह से, मतलब जो जजमेंट दे रहे, राइट, जो जस्टिस करते, अगर आप किसी भी तरह का एग्रीमेंट बनाते हो किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के साथ, तो उस सिनेरियो में बेटा वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानेंगे। सर मतलब कैसी बात कर रहे हो सर? बेटा अगर मान लीजिए मेरा कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी केस या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, और मैंने क्या करा, उस केस का फॉर एग्जांपल जो ऑनरेबल जज थे वहां पे, बेटा उनको मैंने किसी भी तरीके से करप्शन के बेसिस पे या कोई पैसे वैसे दे के बेसिस पे मैंने अपने जो केस है उसे अपने फेवर में जजमेंट देने को बोला, राइट। जो जुडिशियल ऑफिसर डील कर रहा है केस में, ठीक है, उसको मैंने पैसे वैसे देके एग्रीमेंट फॉर्म करा कि भाई आप जो है मेरे फेवर में जजमेंट दीजिए या मेरे को कुछ किसी भी तरीके से हेल्प करिए, यानी कोर्स ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस करा किसी भी तरीके से। कैसे करा? वाई एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिससे मैं उस जुडिशियल ऑफिसर को करप्शन या पैसे दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई आप जो है 1 करोड़ रुपए ले लो और आप जो है मेरे फेवर में जजमेंट दो, या ऐसे जजमेंट दो, वैसे किसी भी तरीके से जजमेंट टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल ऑफिसर को करप्शन देके कोर्स ऑफ जस्टिस से इंटरफेरेंस कर रहा है, बेटा उस सिनेरियो में भी एग्रीमेंट को बोला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या बोला बेटा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यानी 3 पॉइंट होगा। पहला, अगर आप ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वॉइड होगा। सेकंड, अगर आप स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, अब स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और इसमें डिफरेंस है बेटा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आप किसी भी तरीके से, जरूरी मैं जुडिशियल ऑफिसर को करप्ट करूं, मैं किसी आउटसाइड कोई विटनेस पर्सन को पकड़ा था ना मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में, कोई विटनेस था उसको पैसे दे दिए, तो वहां जुडिशियल ऑफिसर थोड़ी है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली जुडिशियल ऑफिसर से एग्रीमेंट कर रहा हूं
और आउट ऑफ करप्शन इंटरफेरेंस करो कोर्स ऑफ जस्टिस में, दैट विल बिकम क्या, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। और आपके पेपर में ना ऐसा ही कुछ सवाल आया था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है वो एक कोर्ट में केस में एंगेज है, और मिस्टर एक्स जो है उनके जुडिशियल ऑफिसर जो है वो ये है मिस्टर कोई ऐसा पर्सन। अब जो मिस्टर एक्स है वो बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं उस जुडिशियल ऑफिसर को कि अगर आप मेरे फेवर में जजमेंट दोगे, मेरे फेवर में जजमेंट रखिएगा, मेरे फेवर में सब रखिएगा, तो हमको एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है ऑफर करूंगा। बेटा उस सिनेरियो में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी बिकॉज देयर इज इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। बस यही पॉइंट है बेटा जो आपको समझना है। तो यहां पे क्या बोलता है देखो, करेक्ट, एन एग्रीमेंट वुज ऑब्जेक्ट, जिसका पर्पस क्या है, टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शली। बेटा एक्ट पार्शियली मतलब पार्शियलिटी करे उसके साथ, एक्ट मतलब ये वो वाला एक्ट नहीं है, यहां देखो स्मॉल ए, एक्ट का मतलब है एक्शन वाला एक्ट है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका पर्पस क्या है, टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शियली और करप्टली, इज वॉइड। तो यहां पे बोला इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन ए क्लियर, ए बी सी, ये तीन क्लियर हो गए। अब अगले वाले में जाते हैं फटाफट से। बहुत सिंपल बढ़िया पॉइंट है, केस स्टडी भी बनेगी, तो बेटा बहुत मतलब एक टेक्निकली फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा। तो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पॉइंट नंबर 1 ट्रेडिंग विद एनिमी, पॉइंट नंबर 2 स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, पॉइंट नंबर 3 इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, और इसके बाद आता है बेटा पॉइंट नंबर 4 ऐसे एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अब इसमें बच्चे होते हैं बहुत सुपर डुपर कंफ्यूज। ध्यान से सुनिएगा, इस डी को लिखोगे तो सही, इसके बाद ना इसके एग्जांपल बनाना, 2 एग्जांपल बनाऊंगा आपके सामने, बहुत ध्यान से समझना कब वॉइड होगा कब वैलिड होगा। पहली बात तो एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। बेटा आप मुझे लगता है इको पढ़कर आए हो, नहीं पढ़ा तो आपको पता बेटा पूरे की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स ये फाउंडेशन की, तो अब अच्छे से वहां देख सकते हो। वहां पे आपने मोनोपोली पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। मोनोपोली होता है जहां पे सिंगल सेलर होता है, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है ना, ये सब पढ़ा था। अब समझ लो यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, मान लीजिए यहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 बना रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल बनाऊंगा, डी के बना रहा हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में मान लीजिए यहां पे एक है बेटा XYZ लिमिटेड। बेटा ये एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और ये जो कंपनी है ये मार्केट में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग प्लेयर है, और ये बेटा फॉर एग्जांपल बनाते हैं एक मेडिसिन, ठीक है, एक मेडिसिन बनाते और एक बीमारी को क्योर करते हैं। अब इसी का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसी का मार्केट में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, दैट इज ABC लिमिटेड। सर ये क्या है? अरे बेटा ABC लिमिटेड भी सेम इंडस्ट्री में सेम बिजनेस करता है, ये भी एक कंपनी है और ये भी वही मेडिसिन बनाता है, बस नाम अलग है। जैसे कोई मेडिसिन है, बीमारी एक है, 2 बंदे बना रहे हैं, 50% शेयर इसका है, 50% शेयर इसका है, और दोनों आपस में एकदम तगड़े वाले कॉम्पिटिटर, तगड़े वाले, ठीक है, एक मार्केट में 2 प्लेयर। तो सर अभी तो ये मोनोपोली नहीं है सर, अभी तो डुओपोली होती है ऐसा कुछ, हाँ मतलब टेक्निकली मल्टीपल प्लेयर्स है अभी मार्केट में। तो यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक कंपनी XYZ लिमिटेड, एक ABC लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये मेडिसिन बनाती है, ये भी मेडिसिन बनाती है, दोनों का 50-50% अभी शेयर है मार्केट में, और दोनों आपस में तगड़े वाले कॉम्पिटिटर है। अब हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, अब क्योंकि इन दोनों कंपनीज के बीच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है, तो आपको पता है कंपटीशन जब होता है ना, तो कंपटीशन के चलते हुए ये प्राइजेस क्या कर रहे थे, प्राइजेस कर रहे थे रिड्यूस। भाई ये कह रहा था मैं जो है मेडिसिन दूंगा 10 रुपए में, ये कह रहा मैं तो 9 में दूंगा, 8 में, 7 में, ऐसे प्राइस वॉर चल रही थी इनके बीच में। और क्योंकि कंपटीशन है प्राइस तो कम होगा, और इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है, इसका अल्टीमेट बेनिफिट मिल रहा था कंज्यूमर को। इन दोनों कंपनीज को तो नुकसान हो रहा था प्राइस वॉर में, लेकिन इस कंपटीशन का अल्टीमेट बेनिफिट कंज्यूमर को हो रहा था। अब इन दोनों कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने इसे आइडेंटिफाई करा कि यार अगर हम आपस में ही भसड़ रहे, आपस में ही लड़ते रहे, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अपन तो कर रहे हैं प्राइस वॉर,
लेकिन इसका अल्टीमेट बेनिफिट मिल जाएगा कंज्यूमर को। तो बेटा इसके चलते आज इन दोनों के टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि भैया हम जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे और इस कंपटीशन को काट के हम ना एक ही कंपनी बना देंगे। एक ही कंपनी, दोनों मिलके एक कंपनी बन जाएगी। और क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी XYZ ABC लिमिटेड। अब ये एक कंपनी बन गई बेटा, एक कंपनी। कोई दिक्कत बेटा नहीं सर, कंपनी का अमलगमेशन मर्जर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इनका जो है मर्जर हो गया और ये दोनों एक बन गए। अब कोई कंपटीशन नहीं है, अब पूरी मार्केट में एक ही कंपनी जो मेडिसिन बना दी, 100% शेयर उसका है, दोनों मिल गए। और इन्होंने डिसाइड करा क्योंकि अब हमारी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो गई, अब तो सिंगल सेलर है ना, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। भाई आइटम तो कंज्यूमर को परचेज करना है, मेडिसिन जिसको बीमारी है। इन्होंने डिसाइड करा कि अब क्योंकि हमारे पास फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस है, तो बेटा इन्होंने पहले ये कितने का बेचा था? 10 रुपए का। ये कितने का बेचा था? वही मेडिसिन 10 रुपए का। आपस में प्राइस वॉर चल रहा था इनका। इन्होंने बोला भैया अब तो हम हो गए एक, और अब हम वही मेडिसिन, वही नेसेसरी आइटम बेटा बेचेंगे कितने में? 100 रुपए में बेचेंगे जी। देख रहे हैं आप क्या बढ़िया मजा आ रहा है एकदम। सर कोई दिक्कत इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही है सर, दोनों कंपनी मिल गई। अब सर उनको प्राइस, उनका गुड़ है, उनको जितना प्राइस रखना है रख लो। बेटा यहां पे आपको क्या चीजें सही लग रही है? आप खुद देखो क्या आपको इस सिनेरियो में चीजें सही लग रही है? नहीं सर यहां पे इन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू मोनोपोली क्रिएट करी। क्या सर एग्रीमेंट के थ्रू मोनोपोली क्रिएट करना या मर्जर होना, एक्विजिशन होना, मिक्स होना क्या कोई गुनाह है क्या? अरे नहीं भाई, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, आपके मॉड्यूल में कहीं ये मेंशन नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। भाई एक बात बताओ, जब जियो आया तो क्या वोडाफोन और आइडिया मिक्स नहीं हुए? कई बार मोनोपोलीज क्रिएट होती है और वो वैलिड है, मैं ये नहीं कह रहा अवॉइड ही होगी, बट आप समझो मोनोपोली बनाने का इंटेंशन क्या है, ये डिसाइड करेगा कि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या नहीं है। यहां पे इन दोनों कंपनीज ने मोनोपोली क्रिएट करी और वहां पे मोनोपोली क्रिएट करने का जो रियल इंटेंशन वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। केस देखे क्लियर लग रहा है कि भाई प्राइस वॉर के चलते कंज्यूमर का बेनिफिट, इनका नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने मोनोपोली क्रिएट करके ये डिसाइड करा कि भैया हम तो कंपटीशन ही नहीं रखेंगे और हम फिर कंज्यूमर से अनफेयर एडवांटेज लेंगे, कंज्यूमर से अनफेयर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस चार्ज करेंगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। क्या ये इंटेंशन आपको दिख रही है यहाँ पे? सर एब्सोल्युटली दिख रही है बेटा। सिर्फ इसी सिनेरियो में क्या मोनोपोली क्रिएट करना, ये जो एग्रीमेंट बना है, जो यहाँ पे एग्रीमेंट बना है, दोनों मिलकर ये बने, क्या ये वैलिड है? आंसर इज नहीं सर। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली है, वो वैलिड होगा। सर क्या बोल रहे हो? अरे बेटा ध्यान से सुनो, आपके इंस्टीट्यूट में पूरा लिखा नहीं है। कोई भी एग्रीमेंट जो टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली है वो वैलिड है, लेकिन अगर उसका इंटेंशन कंज्यूमर से अनफेयर एडवांटेज लेना है, इस केस में वो वैलिड नहीं होगा। अब वो वॉइड होगा क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ओके सर, ओके सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई एग्रीमेंट मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बना है तो वो वैलिड हो सकता है? बेटा बिल्कुल हो सकता है। वोडाफोन और आइडिया, हाइपोथेटिकली लेते, वोडाफोन और आइडिया ने मिक्स करा। अगर उनका इंटेंशन वहां पे क्या था? उनका इंटेंशन एक एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करना था या सर्वाइवल था? उनका इंटेंशन था सर्वाइवल करना था उन्हें। जियो के आने से मार्केट इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उन्हें बस सेफ रहना था कि भाई हमें बचना है। बात समझ रहे हो मेरी? तो बेटा उस सिनेरियो में आपको क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर बहुत ध्यान से पढ़ना, कह रहा है अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है हैविंग फॉर देयर ऑब्जेक्ट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली, ठीक है, एस्टैब्लिश कर रहे हो मोनोपोली, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका पर्पस क्या है कि आपको मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी है, तो उसके आगे एक और कंडीशन है, एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम द कस्टमर। बेटा अनफेयर एडवांटेज कैसे लोगे? बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। अनफेयर एडवांटेज का मतलब है बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। समझ आ रही बात? तो कह रहे बेटा उस केस में ये क्या होते हैं? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या होता है बेटा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या इतनी बात आपको समझ आती है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो
जिसका ऑब्जेक्ट है स्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली, जिसका ऑब्जेक्ट है स्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली। और मोनोपोली स्टैब्लिश करने का जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि आप अनफेयर एडवांटेज ले पाओ कस्टमर से बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। उस केस में एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, यानी कि उस केस में जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइड होगा, वैलिड नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आती है? अगर ये, फिर से सुन लो ध्यान से, अगर ये दोनों के दोनों, केस नंबर 2 बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, 1 तो आप बना लेना, फिर नीचे नोट देके एग्जांपल नंबर 2 भी लिखना क्योंकि आपको याद रहे। एग्जांपल नंबर 2, अगर मान लीजिए बेटा, मान लीजिए ये दोनों अपना जो है, इसको एक सेकंड बताता हूं, इन दोनों ने मान लीजिए मोनोपोली क्रिएट करी, और मोनोपोली क्रिएट करने का जो रियल इंटेंशन है ना वो ये था कि जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके रिसोर्सेज पूल हो जाएंगे, जिससे ये मेडिसिन बना पाए एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। सर क्या इस सिनेरियो में आपकी ये जो एग्रीमेंट है जिससे दोनों मर्ज हो रहे हैं, ये जो एग्रीमेंट है, क्या ये एग्रीमेंट आपको लग रहा है अब सरकार वॉइड करेगी? क्या आपको लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इतना ऐसा है कि ऐसे वॉइड करेगा? भाई ये तो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है ना, यहां तो वो कुछ अच्छा करने के लिए मर्जर कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चल जाएगा बेटा। अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो कस्टमर से अनफेयर एडवांटेज के लिए, वो चीज नहीं चल सकती। क्या बोला? वो चीज नहीं चल सकती। क्या ये बात इतनी आपको समझ आती है? फिर से रिपीट कराओ, हम पढ़ रहे बेटा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। दोबारा रिपीट करें मेरे साथ, मां कसम है भाई, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। अब एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो है वो स्पेसिफिक कुछ केसेस में माना गया है। नंबर 1, ट्रेडिंग विद एनिमी। अगर एक बंदा जो एक है, इंडिया का कोई पर्सन है, वो एनिमी वॉर वाली सिचुएशन में जिसके साथ है उससे कोई ट्रेड करा है विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस, तो वो ट्रेडिंग विद एनिमी है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सेकंड होता है बेटा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, अननेसेसरी डिले डालो लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है ना, तो वो भी क्या है आपका अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। थर्ड है इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। प्लीज कीवर्ड याद रखना, आप जो है पार्शियलिटी या करप्टली जुडिशियल ऑफिसर के साथ एग्रीमेंट बना रहे हो, जुडिशियल ऑफिसर डायरेक्टली, ठीक है, कोई आउटसाइडर थर्ड पार्टी, जुडिशियल ऑफिसर के साथ अगर आपको एग्रीमेंट बना रहे हो जो कि करप्शन और आपका जो है पार्शियलिटी करने के लिए से रिलेटेड है, तो इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और नंबर 4 बोला बेटा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका पर्पस है मोनोपोली क्रिएट करना, लेकिन किस पर्पस के लिए? उसका इंटेंशन ये है कि आप कंज्यूमर से अनफेयर प्राइस चार्ज करने वाले हो, तो वो बेटा उस सिनेरियो में क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वॉइड, यानी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लेकिन अगर आपका कुछ अच्छा पर्पस है तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, बिल्कुल सही जा रहे हो, उस केस में हम इसे वॉइड नहीं करेंगे क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। ये होता है बेटा आपका पॉइंट नंबर 4। 4 पॉइंट डन हो गए, फिर से रिपीट करो। सबसे पहला ट्रेडिंग विद एनिमी, सेकंड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, थर्ड आपका इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, जिससे केस स्टडी बनकर आई है, 1-2 अटेम्प्ट पहले आई थी शायद, और फोर्थ बनाना आपका क्या, वो बोला बेटा एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। अब आते हैं लास्ट सिनेरियो में, और लास्ट सिनेरियो बोले तो क्या है बेटा, वो कह रहा है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। सर क्या बात करो सर, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स? हाँ जी बेटा, कह रहा है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट जो है वो भी आपके क्या होते हैं बेटा, वो भी आपके अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सर मैरिज ब्रोकरेज होते क्या है सर, समझना, पहले रीड करते हैं। कह रहे एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। आप जो है एक ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो जिसमें आप मैरिज को नेगोशिएट कर रहे हो रिवॉर्ड के पर्पज से। मतलब भाई दो पार्टीज आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट बना रही है जिसमें आप मैरिज करने के बदले कोई रिवॉर्ड चार्ज कर रहे हो, आप जो है पैसे डिमांड कर रहे हो किसी, अब वो काइंड में भी हो सकता है, गाड़ी, घर वर। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो मैरिज का है और उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसे बोलते हैं बेटा मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। और इसका नेचर होता है वॉइड, क्योंकि ये माना जाता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर हमें ना एक डाउट था सर ये जीवनसाथी.com होता है, जीवन साथी है ना, एक शादी.com होता है सर, ये भी तो है सर, ये भी तो सर पैसे लेते हैं शादी करवाने के। अरे समझ बेटा, जो मैरिज ब्यूरो होता है वो ये नहीं कहता कि मिस्टर एक्स की इससे शादी करा दो और ये 1 करोड़ रुपए इसको दे देगा, ना, ऐसा नहीं हो रहा भाई। वो तो इनसे
इनसे दोनों पार्टी से पैसा ले रहा है और एक प्लेटफॉर्म दे रहा है इंफॉर्मेशन के लिए। समझो, वो सर्विसेज देने के लिए पैसा ले रहा है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। वो ये थोड़ी कर रहा है कि भाई मैं इसकी शादी इससे करवा दूंगा, आप इससे शादी कर लो, बदले में आप इसे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। भाई मैरिज नेगोशिएट नहीं हो रही रिवॉर्ड के लिए, वहां पे मैरिज, उसको मैरिज करनी है, उसको मैरिज करनी है, दोनों को शादी करनी है प्रॉपर वाली। लेकिन ये इंफॉर्मेशन का इंटरमीडिएरी का काम करता है और वो सर्विस के बदले पैसा ले रहा है। तो बेसिकली जो मैरिज ब्यूरो होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, एग्रीमेंट नहीं बनाते। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? तो बड़ा याद रखना, आपको ना केस स्टडी आ जाएगी कि ए जो है वो एक जो है मैरिज के लिए एक पर्सन को प्रॉमिस करता है और उसके बदले वो पर्सन उसे प्रॉमिस करता है 5 करोड़ रुपीस के लिए। अब वो 5 करोड़ तो ले लेता है, उसके बाद वो शादी करने से मना कर देता है। तो क्या आप इसे एनफोर्स करवा सकते हो? क्या 500 करोड़ रिकवर कर पाएगा? अरे कैसे कर पाएगा रे, कैसे कर पाएगा? लॉ के पास जाओगे, कोर्ट कहेगा भाई ये तो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें तो पहले ही बताया था ये वॉइड है, तो काहे एंटर हुए इस पे, क्यों उसे पैसे दिए आपने? हमारी एग्जिस्टेंस में तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो पैसे लेना मैरिज करने के लिए उसे बोलते हैं मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अवॉइड होंगे क्योंकि यह है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नोट में याद रखना, जो मैरिज ब्यूरो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक प्लेटफॉर्म है। वो किसी को भी ये नहीं कह रहा कि आप इससे शादी कर लो या आपको 5 करोड़ रुपए देगा, ना ना ना। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है 2 ऐसे लोगों को जिन्हें सिर्फ शादी करनी है और उस सर्विस के बदले वो आपसे प्राइस चार्ज कर रहा है। क्या ये बात समझ आती है बेटा? क्या ये बात समझ आती है? तो इसी के साथ आपके और 3 पॉइंट होते हैं डन। फिर से रिपीट करेंगे आपके, मैंने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दोबारा से रिपीट करो। पहला हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो मैंने बताया बेटा लॉफुल तो हो ना हो, कब अनलॉफुल होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को कब अनलॉफुल माना है उसके टोटल 7 केसेस बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला सर एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी। सेकंड था इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। फिर थर्ड था जो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बने हैं। फोर्थ, अगर कंसिडरेशन का कोई रूल ब्रेक कर दिया तो भी अनलॉफुल है। फिफ्थ, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है जो इन्वॉल्व कर रहा है इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, वो भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन है। सिक्स बोला इमोरल एग्रीमेंट, याद है उसमें 2 एग्जांपल, लैंडलॉर्ड और आपका प्रोस्टिट्यूशन वाला बिजनेस था। और सेकंड बेटा आप जो है किसी को पैसे दे रहे हो लेडी को कि आप डिवोर्स कर लो और मेरे से शादी कर लो, ऐसे, वो इमोरल है। फिर 7 बताया एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या होते हैं उसके अंदर लिस्ट चल रही है, 5 बता दिए। पहला ट्रेडिंग विद एनिमी, सेकंड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, थर्ड इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। बस इसमें याद ही रखना आप एग्रीमेंट मतलब जुडिशियल ऑफिसर के साथ डायरेक्टली। फोर्थ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली है और आप में उसका इंटेंशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है मोनोपोली क्रिएट करके कंज्यूमर से अनफेयर एडवांटेज लेना, वो इंटेंशन है। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 5 बताया, अगर आपका क्या है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट है तो इन 5 केसेस में हम इन्हें डीम मान रहे हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो डीम्ड होगा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, अनलॉफुल होगा। और ऑब्वियसली बात है बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कैसा होगा? वॉइड होगा। कैसा होगा बेटा? वॉइड होगा। तो जल्दी से आप इन्हें नोट करिए, एग्जाम्पल बना लीजिएगा फटाफट, फिर हम बाकी के 2-3 पॉइंट जो बचे फटाफट वो करते हैं। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी से फटाफट। हाँ जी बेटा, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में 5 पॉइंट हमने डन कर लिए, एक बार दोबारा से बोलो बेटा। पहला ट्रेडिंग विद एनिमी, सेकंड इज व्हाट? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। थर्ड आपका क्या है? इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, जहां पे आप जुडिशियल ऑफिसर को पार्शियलिटी करप्शन बेसिस पे करते हो। फोर्थ, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, इंटेंशन है अनफेयर एडवांटेज लेना है, हायर प्राइस चार्ज करने कंज्यूमर से। और फिफ्थ बताया मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, जब आप मैरिज करने के लिए नेगोशिएट करने के लिए रिवॉर्ड ऑफर करते हो, ठीक है। मैरिज ब्यूरो एक्सेप्शन है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। यहाँ पे डन हो गया। अब आपके अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में जैसा मैंने बताया था 7-8 पॉइंट्स हैं, 5 हमने कर लिए हैं, 2 अब आपके सामने और है, इसके बाद एक आधा और होगा, तो देखते हैं फटाफट। अब 5 के बाद जो छठा पॉइंट आपके सामने आता है बेटा, दैट इज चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। पहले तो बेटा इसे कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पॉइंट 6 जो है वो है चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। 2 चीजें बताई, एक होता है चैम्पर्टी, एक होता है मेंटेनेंस, ठीक है। अब पहले तो आप एक काम करिएगा, आराम से पहले हम इसे रीड करते हैं।
रीड करने के बाद आप इसे नोट भी करिएगा, फिर हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम रीड करते हैं, आपको भी थोड़ा कम समझ आएगा, जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको समझ नहीं आ पाएगा। समझना, पहले वो आपको बेटा समझा रहे चेम्पटी क्या होता है। तो पहले उसने बोला चेम्पटी, दो वर्ड है चेम्पटी मेंटेनेंस, थोड़ा ओवरलैप करते हैं आपस में, बट दोनों का बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं है कोई, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से केस स्टडी आ रही है। आपको बहुत ध्यान से केस स्टडी को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि चेम्पटी का प्रोविजन है, मेंटेनेंस का प्रोविजन है, ठीक है। अब चेम्पटी क्या होता है, कहते चेम्पटी जो है वो एक एग्रीमेंट है सर, एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट इन विच a person agrees to assist another in litigation। कह रहे चेम्पटी एक एग्रीमेंट है जहां पे एक पर्सन अग्री करेगा, असिस्ट, बेटा असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, असिस्ट का मतलब क्या हो गया, हेल्प। एक पर्सन अग्री करेगा हेल्प करने के लिए दूसरे पार्टी को, किस चीज में सर ये हेल्प जो करनी है ये करनी है लिटिगेशन में, मतलब केस में, सूट में। केस कर देते ना, तो वो जो लिटिगेशन सूट है उसमें हेल्प करनी है। तो चेम्पटी इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन agrees to assist another in litigation and सर क्यों हेल्प कर रहा है वो, बेटा क्योंकि उसे एक्सचेंज में मिल रहा है एक प्रॉमिस, किस चीज का, टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली बात कब है, इफ विनिंग, अगर आप वो केस जीत जाते हो, उस केस से जीतने पर आपको जो भी प्रोसीड्स मिलेंगे, जो भी क्लेम डैमेज जो भी मिलेगा, उसका एक पोर्शन आप उस व्यक्ति को हैंड ओवर करोगे जो आपको असिस्ट करेगा। सर समझ नहीं आया बेटा, अभी आप लिखो आराम से, जब तक मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया आपको समझ नहीं आएगा, आप आराम से लिखो। भी क्या बोलता है, क्या बोला, कह रहे चेम्पटी इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन अग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन, और एक्सचेंज में क्या मिलेगा, एक प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली अगर वो जीता तो, सर हार गया बेटा, हार गया तो फिर सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर जीता तो जो भी प्रोसीड मिलेगी उसका एक पार्ट आपको उसे देना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया बेटा, टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये पहले दो चेम्पटी के, हाँ ये भी चेम्पटी है, ये भी चेम्पटी है। चेम्पटी में क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट थोड़ा इसी को घुमा रखा के, कह रहा है एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी agrees to assist other party in recovering the property को रिकवर करने में with a view of sharing profit। पता है बेटा आपको प्रोसीड्स का एक पोर्शन देना पड़ेगा, तो शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ लिटिगेशन। सर क्या बोल रहे हो सर, बेटा ये जो चेम्पटी है ना, आपने पॉइंट नंबर 1 नोट करना है, पॉइंट नंबर 2 नोट करना है। इन दोनों के बाद ये मेंटेनेंस है, इन दोनों के बाद चेम्पटी का एग्जाम्पल लिख पा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है यहां पे, तो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या करना है, चेम्पटी मेंटेनेंस वाला, चेम्पटी का पहला पॉइंट ये डेफिनेशन 2 पॉइंट चेम्पटी के लिखिए। अब इसके बीच वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में यहां पे आपको एग्जांपल लिखना चेम्पटी का। अब चेम्पटी क्या होता है आप ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से आपको 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास यहां पे थोड़ा एरिया बचा हुआ है, तो मैं यहां पे चेम्पटी का एग्जांपल बना रहा हूं। तो यहां पे अपन करते हैं, ये हो गया आपका एग्जांपल। अब बहुत ध्यान से समझना चेम्पटी होता क्या है। चेम्पटी बेसिकली क्या होता है ना बेटा, मान लीजिए ये है मिस्टर ए। अब ये जो मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए को फॉर एग्जांपल कोई लिटिगेशन फाइल करना है, कोई केस लड़ना है। मान लीजिए किसी अनदर पर्सन ने बेटा इसके खिलाफ जो है एक इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लिया। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक मस्त करके प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी का है बेटा, मान लीजिए इसके पास ये लैंड है, साइड में बना रहा हूं बेटा हरा लैंड, ये लैंड है, और इस लैंड पे एक कोई भी बदमाश नहीं, ये है बदमाश, ठीक है। इस पर्सन ने इस लैंड पे अपना पोजीशन लिया अननेसेसरी, ठीक है, कब्जा टाइप कर लिया। अब जैसे ही मिस्टर ए को पता चलता है कि भाई ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, इसके तो पेपर्स मेरे पास है, लेकिन इस पर्सन ने, कोई भी बदमाश बंदा जो है, उसने मेरी प्रॉपर्टी पे अननेसेसरी कब्जा कर लिया। अब ये जाएगा बेटा केस लड़ने कोर्ट पे, भाई इसे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, भाई फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब इसे तो अपनी प्रॉपर्टी चाहिए ना,
अब जब ये कोर्ट में केस लड़ने जा रहा है तो इसे पता लगा कि यार कोर्ट में केस लड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगते हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लॉयर्स की फीसेज है, पेपर वर्क फीसेज है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे प्रूफ जमा करने पड़ेंगे, इतने मल्टीपल इसमें तो नाना करते हुए भाई बहुत पैसा, मतलब 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे। लेकिन जो अगर इसने ये नहीं करा तो जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी। तो टेक्निकली इसने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, अपन ये केस लड़ेंगे और ये प्रॉपर्टी वापस लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज इसके पास जो सूट के एक्सपेंस होते हैं, सूट करने के लिए जो कोर्ट में एक्सपेंस चाहिए, इसके पास वो एक्सपेंस नहीं है, पैसा ही नहीं है इसके पास। अभी इसने तो सोचा प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ करूंगा, अब प्रॉपर्टी जो बेचा था वही चली गई, अब केस लड़ने तक के पैसे नहीं है। तो बेटा ये बहुत परेशान होकर रो रहा था एक दिन। अब इसको देखते हुए एक दूसरा व्यक्ति है जो कि है मिस्टर बी। मजे की बात ये थी, जब ये रो रहा था बेटा कोर्ट के बाहर बैठ के, तो इसको देख लिया मिस्टर बी ने, और मिस्टर बी जो है वो है एक लॉयर। मिस्टर बी क्या है? एक लॉयर। जैसे ही इन्होंने देखा भाई मिस्टर ए रो रहा है, बेटा मिस्टर ए के पास गए और मिस्टर ए के पास जाके इन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? तो मिस्टर ए ने पूरी स्टोरी इनको समझाई कि भाई मेरी एक प्रॉपर्टी थी, 10 करोड़ की वैल्यू है, उस पर एक पर्सन ने कब्जा कर लिया है और अब इस प्रॉपर्टी को वापस, मेरे पास ओनरशिप वगैरह सब पेपर मेरे पास है, कह रहा बस इस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए मुझे केस फाइल करना है, और केस में मैंने देखा लॉयर की जो फीस है वो ही 1 करोड़ रुपए आ रही है। तो यार ऐसे क्या होगा? कह रहा भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने केस भी लड़ा और कहीं से लोन भी ले लिए, केस नहीं जीते तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कैसे, फीस भी चली जाएगी, प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, क्या होगा मेरे साथ? तो बेटा इसका सोल्यूशन दिया हमारे मिस्टर बी एक लॉयर ने। मिस्टर बी भैया ने बोला देखो एक काम करते हैं यार, आपको केस लड़ने के लिए एक लॉयर चाहिए जिसकी फीस आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। कोइंसिडेंटली मैं भी एक लॉयर हूं और आजकल वैसे तो मैं बहुत बिजी, सुपर बिजी, लेकिन आजकल बस 1-2 हफ्ते के लिए मैं थोड़ा सा फ्री बैठा हुआ। तो एक काम करते हैं अपन लोग ना मस्त करके एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं बेटा? एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं। सर कैसा एग्रीमेंट? एक ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं जिसमें मिस्टर बी जो लॉयर है वो कहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे सूट जो है आपका वो फाइल कर देता हूं और आपके बिहाफ पे मैं लड़ूंगा, कोई टेंशन नहीं है। एक कह रहा भाई तू मेरे बिहाफ पे लड़ेगा, मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है। अरे बी ने कर देना, छोटी बात तो नहीं भाई, ये तो मेरा, तेरा रोना देखा नहीं जा रहा, मैं आपके बिहाफ पे केस लड़ लूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बदले में मेरी कंडीशन है, आप मुझे पैसे मत देना। लेकिन जब मैंने ये सूट फाइल करा लैंड के लिए और हम अगर केस जीत गए, बोल रहा हूं बेटा, केस जीत गए, तो आपको उस लिटिगेशन से प्रोसीड्स मिलेगी। भाई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आएगी ना, या कोई क्लेम है, कोई डैमेज है, भाई ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी जाएगी प्लस कोई डैमेजेस होंगे वो भी, तो आपको जितना भी लिटिगेशन से प्रोसीड्स मिलेगा उस एग्रीमेंट में हम लिख देते हैं कि उसका इतना पार्ट जो है वो एज लीगल फीस मैं रखूंगा। अगर केस जीते तो आपको मुझे एक्सपेंस नहीं देने, मैं आपके लिए फ्री में केस लड़ूंगा। अगर वो केस जीत गए तो मेरा कंसिडरेशन होगा कि लिटिगेशन की प्रोसीड्स जो है उसका एक पार्ट ऑफ परसेंटेज मैं रखूंगा, वो डिसाइड कर लेते एग्रीमेंट में। तो इन्होंने क्या बोला कि आपके लिए केस मैं लड़ूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए, तो और अगर हम जीत गए तो आप मुझे बाद में क्या दे देना। फॉर एग्जाम्पल ये 10 करोड़ की वैल्यू थी, उन्होंने बोला मुझे आप 20% ऑफ लिटिगेशन प्रोसीड दे देना। जो भी लिटिगेशन से आपको जितना भी बेनिफिट होगा सूट से उसका 20% आप मुझे दे देना। मतलब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मान लो आई, डैमेज वैमेज सब मिला के, तो आप मुझे 2 करोड़ रुपए बाद में देना। भाई नेट में आपका तो 8 करोड़ का फायदा ही है ना, हार गए तो मैं भाई अपनी फीस नहीं ले रहा, कैसी बात करूं। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसे बोलते हैं चंपटी, इसे ही तो बोलते हैं चंपटी। अभी ये कैसे वॉइड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी सब हटा दो। अभी आप समझो चंपटी होता क्या है। चंपटी मतलब समझ आया? चंपटी का मतलब अब आप रीड करो, स्टोरी से बताइए, अब आप रीड करो। कह रहे चंपटी क्या है? चंपटी एक एग्रीमेंट है। भाई देखो ए और बी के बीच में क्या बना है? एग्रीमेंट, जिसमें एक व्यक्ति अग्री करता है असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन। भाई मिस्टर बी जो है वो अग्री कर रहा है कि ए को मैं केस यानी लिटिगेशन में असिस्ट यानी हेल्प करूंगा। मिस्टर बी बोल रहा है ना मैं हेल्प करूंगा आपको केस लड़ने में क्योंकि मैं लॉयर हूं, और उसके बदले इन एक्सचेंज प्रॉमिस मिल रहा है उसे
हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एक्शन, जो भी उस एक्शन से प्रोसीड आएगी उसका एक पार्ट, एक परसेंटेज, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो आप मुझे दे दीजिएगा। इसे बोलते हैं चैम्पर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? चैम्पर्टी। फिर से रिपीट करो, चैम्पर्टी एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पर्सन अग्री करता है दूसरे पर्सन को असिस्ट करेगा लिटिगेशन में, और उसके एक्सचेंज में वो प्रॉमिस मांग रहा है कि जो भी लिटिगेशन से प्रोसीड जाएंगी उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप मुझे दे दीजिएगा आफ्टर विनिंग। फिर से रिपीट करो, आफ्टर विनिंग। जब लिटिगेशन से प्रोसीड आएगी, सर अगर लिटिगेशन से प्रोसीड आई ही नहीं और मिस्टर बी डिमांड करा 20% तो तू देगा मुझे, क्या मिस्टर बी ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो, नो, क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा है आपको हैंड ओवर करना है पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एक्शन। मतलब लिटिगेशन से जो पैसा आएगा उसको ही आप शेयर कर सकते हो। आप कुछ एक्सेस अमाउंट, अगर लिटिगेशन से 0 पैसा आया तो भाई 0 शेयरिंग होगी ना, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये होता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ चैम्पर्टी। और यही अदर टर्म्स में बोला, एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी अग्रीज टू असिस्ट द अदर पार्टी इन रिकवरिंग द प्रॉपर्टी विद अ व्यू ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ लिटिगेशन। बेटा क्या चैम्पर्टी मतलब समझ आया? लॉयर था भैया, क्या चैम्पर्टी मतलब समझ आया? कोई दिक्कत? सर बिल्कुल सही है, एकदम सही है। चलिए अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैसे होता है? अरे अभी मैंने बताया क्या? अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, अभी तो मैं आपको चैम्पर्टी मेंटेनेंस का मतलब बता रहा हूं। क्या सर ये वैलिड होता है? वर्ड बेटा 100% वैलिड है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कि यदि गंदा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है? सर ये तो बहुत अच्छा काम है, सर ये तो ऑब्जेक्ट एकदम 100% लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो क्या आपको लगता है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलेंगे? नहीं सर बेटा, सर्टेन केसेस में बन जाता है, सर्टेन केसेस में बन जाता है। अगर आपको एमसीक्यू में कोई पूछे, वैसे आएगा नहीं बेटा, पूछे कि चैम्पर्टी मेंटेनेंस वर्ड होता है, आंसर इज नो। चैम्पर्टी करना मतलब ये जो मिस्टर बी और ये एग्रीमेंट बना रहे ये 100% लीगल है, वैलिड है, होता है ऐसा। लेकिन सर्टेन केसेस में जब आप कुछ कंडीशन फुलफिल कर दो तब वो वर्ड बन जाता है। अब वो कौन सी है वो मैं बताऊंगा, पहले मतलब समझते हैं। तो सर चैम्पर्टी क्लियर हो गया 2 पॉइंट। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से आपने यहाँ पे बना लिया होगा। अब 2 पॉइंट थी, चैम्पर्टी का एग्जाम्पल बना लिया। अब बेटा मैं आता हूं वापस से किसमें? अब मैं आता हूं वापस से, आप प्लीज मिटा, आपको तो लिख लिया होगा आपने, आपको दोबारा बनाना। हाँ, ठीक है। अब मैं आता हूं वापस से मेंटेनेंस पे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सर आपने एग्जांपल मिटाया नहीं बेटा, क्योंकि ना सेम ही एग्जांपल चलेगा, तो ये थोड़े चेंजेस आएंगे, बस जितने थे वो देख लेंगे। अब सेकंड एग्जांपल के नीचे आप आएंगे मेंटेनेंस। सर मेंटेनेंस क्या होता है? सर व्हाट इज मेंटेनेंस? बेटा ध्यान से देखना, वर्ड है मेंटेनेंस, नाम से जितना पता लग रहा है उतना ही सिंपल है। मेंटेनेंस में क्या होता है? सर मेंटेनेंस भी एक एग्रीमेंट है, ये वो वाला मेंटेन करना नहीं, मेंटेनेंस वाली मेंटेनेंस, ये भी एक एग्रीमेंट है। चैम्पर्टी भी एग्रीमेंट है, मेंटेनेंस भी एग्रीमेंट है। सर मेंटेनेंस एक एग्रीमेंट है इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट, अ पर्सन प्रोमिसेस to maintain suit in which he has no interest। वर्ड पकड़ना, एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है, अग्री कर रहा है कि मैं आपके सूट को मेंटेन करूंगा, मतलब मेंटेन, सूट मेंटेन करने मतलब सूट जो जितने भी एक्सपेंस चलेंगे ना उसमें लगेंगे वो मैं दे दूंगा आपके, मेंटेन चलेगा आपका सूट में, जितने भी लीगल प्रोसीडिंग है वो सब चलेंगे, लेकिन उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर इंटरेस्ट मतलब बदले में कुछ नहीं लेगा? अरे लेगा सर, इंटरेस्ट कैसे नहीं है फिर? समझते हैं बेटा, पहले आप इतना रीड करो। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। अब ये इस वाले पॉइंट पे अभी जाना मत, पहला चैम्पर्टी हो गया, एग्जांपल चैम्पर्टी का लिख लिया, फिर मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के एग्जांपल में आओ, सेम केस है, सेम केस दोबारा से। मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी वाले बंदे हैं, उनकी प्रॉपर्टी में बदमाश बंदे ने कर लिया कब्जा कर लिया भाई, ठीक है, हथियार लिया। इनके पास सूट के एक्सपेंस है नहीं, अब इन्हें भैया रिकवरी करनी है तो इन्हें सूट देना पड़ेगा। सूट के लिए बेटा लॉयर के पास गए, लॉयर मांगेगा मोटी फीस। इस बार लॉयर अच्छा नहीं है, इस बार लॉयर भी बदमाश है, कह रहा भाई मैं तो पहले फीस दूंगा। इस जगह भैया प्लीज चैम्पर्टी कर लो ना, कह रहा भैया चैम्पर्टी नहीं करते हम, अनसर्टेन क्यों भाई, मैं तो मेहनत करूंगा ना। अब मान लो केस हार गया, गलती से हार गया, तो मेरी तो फीस ही नहीं आएगी। ए कह रहा है सर प्लीज चैम्पर्टी कर लो ना, बी कह रहा ना भैया हम चैम्पर्टी नहीं करेंगे, हमें तो फीस ही चाहिए, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे फीस ही चाहिए मेरी। ए और बी चैम्पर्टी के लिए मान ही नहीं रहे, क्योंकि भाई हो सकता है अभी से नहीं करनी चैम्पर्टी। बेटा फिर से ए रोने लग गया, कह रहा लॉयर की फीस कहां से लाऊं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में एक दूसरा व्यक्ति था, मिस्टर सी, अनदर पर्सन, मिस्टर सी। सर ये कौन है? क्या लॉयर है? सर लॉयर नहीं है, ऐसे कोई थर्ड पार्टी, कोई भी रिलेटिव बाहर का कोई भी बंदा।
इसने ए को रोता हुआ देख लिया कोर्ट के बाहर, तो गया ए के पास, कह रहा भाई क्या हो गया? तो इन्हें बोला यार मेरे जो प्रॉपर्टी थी ना वाली 10 करोड़ की, उसमें ना कब्जा कर लिया इसने। कह रहा अच्छा, कह रहा है अब मैं लॉयर के पास गया था, मैंने उसे बोला यार चंपटी कर ले, हम दोनों जीत के शेयरिंग कर लेंगे ऐसे देख ले। तो बेटा लॉयर जो है उसने तो मना कर दिया, वो कह रहा भाई मुझे चंपटी नहीं करनी, मुझे तो पूरा पैसा चाहिए एक साथ, मेरी फीस। यार अब मैं क्या करूं? तो इसको रोता देख के बेटा सी की आंखों में आंसू आ गए। सी कह रहा है भाई तू ऐसे मत रो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते, सुन एक काम करते हैं। सी ने बोला कि तू अपना केस लड़वा बी से, लॉयर बी लॉयर है, उसे बी चाहिए। सी ने बोला ए को कि तू अपना केस लड़वा बी से नॉर्मल। कह रहा भाई पैसे, कह रहा तू लड़वाना, तू अपना जो सूट है वो बी से करवा दे। अब इसकी जो फीस है, मतलब इस सूट को मेंटेन करने के लिए जितने भी एक्सपेंस लगेंगे, सूट को मेंटेन करने के लिए, मतलब लीगल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, कोई ऐसा भी चार्जेस होगा, लॉयर की फीस, जो मेजर तो लॉयर की फीस है, सूट को मेंटेन करने में जितने भी चार्ज लगेंगे वो मैं तेरे बिहाफ पे पे कर दूंगा, तो सूट को मेंटेन करने पे जितने भी एक्सपेंस लग रहे हैं, सूट को मेंटेन कौन कर रहा है? सी बी को एक्सपेंसेस दे रहा है, किसकी बिहाफ पे? ए के बिहाफ पे। सर लेकिन क्या सी इतना अच्छा है कि वो खाली फोकट करेगा? बेटा खाली फोकट तो आजकल कोई मतलब भिखारी भी कुछ नहीं करता, तो बड़ा आज खाली ऐसे इस जमाने में क्या सी इतना अच्छा खाली फोकट करेगा? लेकिन सी अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। उसने कहा देख मैं इस सूट को मेंटेन करने के एक्सपेंसेस दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तू केस जीतेगा, सर अगेन जीतेगा, हाँ जी, जब तू केस जीतेगा उसके बाद एक काम करना ना बेटा, तू हम एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, कौन? ए और सी बना रहे इस बार। पहले किसके बीच में बना? पहले ए और बी के बीच में, अब ए और सी के बीच में बना। कह रहा अगर तू जीता तो मुझे ना काम करियो, जो फीस है उसका डबल वापस कर दियो, जितना भी फीस लगेगा उसका डबल, या फिर सर डबल ही वापस करना है, फीस वापस कर दियो। फीस का अब आधा तो बोलेगा नहीं ना, या तो फीस या फीस का कोई प्रपोर्शन बता दिया, कितना वापस कर दियो। बात समझ आ रही क्या? सर लिटिगेशन शेयर, अबे लिटिगेशन शेयर नहीं बोला यहाँ पे, ऐसा को नहीं बोला लिटिगेशन शेयर होगा, चैम्पर्टी बोला तो लिटिगेशन की प्रोसीड है वही शेयर होगी। यहाँ पे फीस शेयर हो सकती है, फीस का डबल, फीस का ट्रिपल, फीस का हाफ, जो भी है। बात समझ आ रही क्या? तो मेंटेनेंस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, चैम्पर्टी मेंटेनेंस में ध्यान से सुनना। चैम्पर्टी में एक एग्रीमेंट बना था दो पार्टी के बीच में, और दोनों पार्टी का उस जो लिटिगेशन है उसमें इंटरेस्ट था। मेंटेनेंस में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी आपको लिटिगेशन मेंटेन करने के एक्सपेंसेस दे रही है, लेकिन क्या सी का इस सूट पे कोई भी इंटरेस्ट है? क्या उसे सूट लड़ना है? सर पहले वाले केस में तो लॉयर को ही सूट लड़ना था ना, तो उसका इंटरेस्ट था। लेकिन मेंटेनेंस में समझना, एग्रीमेंट जहां पे पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट, सी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो तो उसकी हेल्प करने के लिए उसने सूट को मेंटेन करने के पैसे दे दिए, बदले में अपना रेम्युनरेशन बता दिया, भाई इतना दे दियो। बात समझ आ रही क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया? चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस क्लियर है बेटा? पक्की बात एकदम। तो बेटा ये होता है आपका चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। फिर से भाई चैम्पर्टी क्लियर है, चैम्पर्टी का एग्जाम्पल बना देना, फिर मेंटेनेंस क्लियर है, उसका एग्जाम्पल बना देना। अब अगली बात जो आती है बेटा, अगली बात क्या, ध्यान से सुनो। एग्रीमेंट जो है फॉर सप्लाइंग फंड्स, कैसे? चाहे चैम्पर्टी से चाहे मेंटेनेंस से, अगर आप फंड्स दे रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली दे रहे हो, चैम्पर्टी कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली लॉयर ही कह रहा है कि भाई मैं लड़ लूंगा, बाद में लिटिगेशन शेयर कर लेंगे, या कोई थर्ड पार्टी बोल रहा है कि मैं तेरा सूट मेंटेन कर दूंगा, बाद में मुझे रेम्युनरेशन जो दूंगा उसका 10% डबल दे दियो, ट्रिपल दे दियो, कुछ भी हो, चैम्पर्टी हो या मेंटेनेंस हो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है सर, वो है वैलिड है ना, कोर्ट थोड़ी मना करेगा। यार आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उसमें आपको कोई अपोज टू पब्लिक पॉलिसी करेगा क्या? तो याद ही रखना कि चैम्पर्टी हो या मेंटेनेंस, दोनों के दोनों 100% वैलिड होते हैं, अनलेस एक सिचुएशन है, अगर आपकी इंटेंशन है मालाफाइड। कैसी इंटेंशन है? दो टाइप की इंटेंशन होती है, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, एक होती है मालाफाइड मतलब बैड फेथ, जहां पे आपका इंटेंशन गड़बड़ का है। गड़बड़ मतलब फॉर एग्जाम्पल चैम्पर्टी मेंटेनेंस, दोनों के दोनों, चैम्पर्टी और मेंटेनेंस बेटा दोनों के दोनों 100% वैलिड है, बिल्कुल लीगल है। लेकिन आप समझना, अगर यहां पे सी ने, इसी एग्जाम्पल में सी ने ए को बोला मैं तेरा सूट मेंटेन करने के खर्चे दे दूंगा, अगर तू सूट जीता ना 100 टाइम्स फीस का देना है, 1 करोड़ दूंगा,
तो 100 करोड़ वापस लूंगा। सर 100 करोड़ की तो प्रॉपर्टी नहीं है, चलो छोड़ो, एक 8 टाइम्स 1 करोड़ दे रहा हूं फीस का, 8 करोड़ चाहिए। अबे भाई आप जो सी है ना, मालाफाइड इंटेंशन दिख रही है आपको, क्या वो एक ही इस कंडीशन का अनरीजनेबल तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं? सही भाई, डबल टिकट ट्रिपल टिकट समझ आता है, लेकिन 8 टाइम्स 10 टाइम्स प्रॉपर्टी जितनी रिकवरी होगी इतना तो दिमाग खराब, उसको फीस देनी पड़ जाएगी। तो बात समझो, अगर आपका मालाफाइड इंटेंशन, मालाफाइड इंटेंशन का मतलब एक बात मैंने बता दिया, अगर आप अनरीजनेबल वो ले रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हो उस पार्टी के अगेंस्ट, तो ये गलत बात है भाई। अब चैंपर्टी मेंटेनेंस क्या होगी? वॉइड होगी। अच्छा एक और चीज, अच्छा ऐसे आपने ना बहुत देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने किसी लेडी को बोल दिया कि यार वो ना बहुत आजकल पैसा कमा रहा है, एक काम कर तू ना उस पर झूठा केस लगा दे छेड़छाड़ का। ऐसा प्रैक्टिकली कई बार होता है, मतलब कोई मैं पर्टिकुलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, बट ऐसे जनरली केसेस आते हैं कई बार, सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में आते हैं। हाँ ठीक है, तो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने किसी लड़की को बोला कि यार तेरे को मैं ना जो एक काम कर, वो जो इतना अमीर आदमी है तू उसमें ना झूठा केस लगा दे छेड़छाड़ का। अब क्या होता है बेटा, किसी भी पर्सन पे लगेगा तो हमारा लॉ ही ऐसा है कि वो ना पहले उसको पकड़ेंगे, फिर आपको पता है चीजें कैसे चलती है, ठीक है। तो इंडिया में थोड़ा ऐसा तरीके है कि अगर लड़की ने बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा। अब कोई भी बंदा ऐसा चाहता नहीं, और पैसे वाला बंदा होगा तो वो तो सेटलमेंट ही चाहेगा आउट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो उसने बोला भाई तू इस पे झूठा केस लगा दे और इससे सेटलमेंट में 100 करोड़ रुपए ले ले, 100 करोड़ में से 50 तेरे 50 मेरे। अब लड़की ने बोला कि यार मैं केस तो लगा दूं, लेकिन मैं केस करने के उसमें एक्सपेंस लगेंगे, लॉयर वर्क के, वो मेरे पास है नहीं। तो मैं मिस्टर एक्स ने बोला कि यार अरे हम बैठे ना, मैं दूंगा तेरे को सारे एक्सपेंस, मैं तेरे को सारे एक्सपेंस दूंगा, मतलब मैं तेरे सूट को मेंटेन करूंगा। या मान लो वो लॉयर होता कहता मैं ही तेरा केस लड़ लूंगा। चैंपर्टी मेंटेनेंस कर रहा है, कैसे कर रहा है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का अनरीजनेबल फायदा उठा रहा है, या फिर अब यार झूठा केस लगा रहे हो आप किसी पे, जो उसको बोल रहे हो झूठा केस लगा दे, मैं चैंपर्टी मेंटेनेंस से हेल्प कर दूंगा तेरी, कोई दिक्कत नहीं, केस के पैसों की टेंशन मत लियो। क्या ये सही तरीका है? तो अगर चैंपर्टी मेंटेनेंस बना है अच्छे पर्पस, गुड फेथ के साथ, तो इट इज वैलिड। लेकिन अगर आप चैंपर्टी मेंटेनेंस कर रहे हो विद मालाफाइड इंटेंशन, तो बेटा उस सिनेरियो में वो वॉइड बनेगा, क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ओके सर, मतलब चैंपर्टी मेंटेनेंस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होता, लेकिन अगर चैंपर्टी और मेंटेनेंस का एग्रीमेंट जिसमें आप फंड सप्लाई कर रहे हो और वहां पे कोई मालाफाइड इंटेंशन है, मालाफाइड की एग्जांपल दी थी मैंने, अनरीजनेबल अपॉर्चुनिटी उठा रहे हो, झूठे केसेस लगा रहे हो, ऐसी चीजें कर रहे हो, उस केस में, सिर्फ उस केस में चैंपर्टी और मेंटेनेंस आपका जो है क्या बन जाएगा बेटा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी वॉइड बन जाएगा। तो यहां पे अनलेस मालाफाइड इंटेंशन बता दिया। फिर आगे मैंने आपको मालाफाइड का मतलब बता दिया। सर मालाफाइड इंटेंशन का मतलब बेटा बताया था अनरीजनेबल है, मेड ऑफ मैलिशियस मोटिव लाइक दैट गैम्बलिंग इन लिटिगेशन। तो लोग जो है ऐसे पैसे कमाने का जरिया बना लिया, तो आप कोई गलत मोटिव से कर रहे हो। या ऑपरेसिंग अदर पार्टी बाय एनकरेजिंग अनराइटियस सूट। जैसे वो लड़की को बोला था ना, तो मैं उस लड़की को एनकरेज कर रहा हूं क्या करने के लिए? अनराइटियस सूट करने के लिए, जो राइट नहीं है। मैं तो करते कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होता इंडिया में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पट्टी पढ़ा दी उसे। तो ऐसी चीजें कर रहे हो तो मालाफाइड इंटेंशन है। और ऐसी चैंपर्टी एंड मेंटेनेंस जो मालाफाइड इंटेंशन के लिए, वो क्या है सर उसे बोलेंगे अपन क्या? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लगाया मैंने, अच्छे से समझाया। तो यहाँ पे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के 6 पॉइंट क्लियर हो, दोबारा से रिपीट करो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब होगा? नंबर 1 ट्रेडिंग विद एनिमी, नंबर 2 स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये टेक्निकल टर्म था। नंबर 3 इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, जहां पर जुडिशियल ऑफिसर को पार्शियलिटी या करप्शन से देख रहे हो, ठीक है। 4th पॉइंट इंटेंशन टू क्रिएट मोनोपोली, लेकिन वहां पे आपका अनफेयर एडवांटेज लेना मोटिव है तब होगा। 5th आपको बताया, उसके बाद था मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप नेगोशिएट करो मैरिज को फॉर रिवॉर्ड तो होगा। मैरिज ब्यूरो बस इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां पे नहीं होता। 5 के बाद 6th बताया चैंपर्टी एंड मेंटेनेंस। चैंपर्टी में क्या होता है? दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, जहां पे आप जो है सूट के एक्सपेंसेस सूट लड़ोगे और वहां पे आप लिटिगेशन प्रोसीज को शेयर करोगे। यहाँ पे ना दोनों पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है चैंपर्टी में। मेंटेनेंस में क्या होता है? आप सिर्फ सूट मेंटेन के एक्सपेंसेस सप्लाई कर रहे हो और आपका वहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ना आप केस लड़ रहे हो ना आपका केस है, आप बस फंड सप्लाई कर रहे हो और उसके बदले आप एक सर्टेन एग्रीमेंट में रेम्युनरेशन डिसाइड कर लोगे। वो लिटिगेशन की प्रोसीड शेयर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है प्रोसीड हो। चैंपर्टी में लिटिगेशन की प्रोसीड ही होगी। क्लियर है? दोनों के एग्जाम्पल दिए। फिर चैंपर्टी मेंटेनेंस दोनों हमेशा क्या है? वैलिड है सर। लेकिन अगर उन्होंने मालाफाइड इंटेंशन से बनाई है
उस सिनेरियो में क्या बोल रहा है, उस सिनेरियो में वाइड होगी। मॉडिफाइड इंटेंशन का मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, आप देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पे 6 पॉइंट डन होते हैं। अब आपके 2-3 पॉइंट गिनती के बचे हैं वो, और सारे नकली नकली छोटे छोटे से। जल्दी से देखते हैं। आपका जो है 7 पॉइंट नंबर 7 जी जो है क्या बोलता है सर, कह रहे कंसिडरेशन, कोई भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब होगा, कंसिडरेशन अगर वो अनलॉफुल है पार्ट्स में। कह रहा है कोई भी कंसिडरेशन, आई होप आपने नोट कर लिया, नहीं करा होगा तो पॉज करके पीछे जाके नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कोई भी कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है, सर अनलॉफुल है कैसे बेटा, अनलॉफुल है पार्ट्स में। सर पार्ट्स का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल बेटा, समझते हैं बेटा। यहां पे ये है ए, ये है बी। बेटा ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। ए ने बी को बोला मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। बी पागल कह रहा 10 करोड़ रुपए क्या बात है, कह रहा क्या करना है मुझे। ए ने बोला कुछ नहीं करना। बी को ना ए को सिर्फ गुड सप्लाई करना है। सर देखो कितना अच्छा लग रहा है, सर कितना अच्छा लग रहा है। ए जो है 10 करोड़ देगा और बी जो है गुड सप्लाई करके देगा। बी ने बोला भाई बहुत बढ़िया, कह रहा कर दूंगा। ए ने कहा सुन तो सही, कह रहा कौन से गुड्स है, कह रहा देखो भाई, कह रहा आपको 10,000 kg ऑफ राइस देना है। आपको जो है 10,000 kg क्या देना बेटा, राइस। बी ए को देगा 10,000 kg ऑफ राइस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करवानी बस। नहीं कोई नहीं कर दूंगा। इसने बोला सुन तो सही, आपको 7,000 kg जो है वीट देना है। मैंने कहा ओके भाई डन है, 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, क्या डन है, डन। सुन तो ले, इसके साथ 1,000 kg ड्रग्स। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स। ए बी को दे रहा है 10 करोड़ रुपया, बदले में 3 कंसिडरेशन मान लो, 3 मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल कंसिडरेशन है, राइस देना है, फीड देना है, ड्रग्स देना है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो बेटा ए बी को 10 करोड़ रुपया जो दे रहा है, आपको क्या लगता है वो वो वीट और राइस के लिए दे रहा है या इसके पीछे कोई और ही इंटेंशन है। सर कोई और ही इंटेंशन है। सर यहां पे जो 10 करोड़ की वैल्यू दी जा रही है क्लियरली दिख रहा है, उसका पर्पस सिर्फ एक है, और ये तो भटकाने वाली बात हो गई। तो इसे बोलते हैं कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स। अब आप देखो, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आप राइस और वीट की सप्लाई देखो तो बेटा ये तो बिल्कुल वैलिड है यार, इसमें कोई गड़बड़ थोड़ी है, तो वैलिड है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन का एक पार्ट, सर आपने ना पहले एक बार पॉइंट करा था कंसिडरेशन जो रूल फुलफिल ना करे। बेटा मैं ये नहीं कह रहा, देखो वहां पे ना पूरी कंसिडरेशन की बात हो रही थी। ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है देखो पूरी कंसिडरेशन में से पूरा 90% वैलिड है, लेकिन अगर एक पार्ट भी अनलॉफुल हो गया, ये तो लॉफुल है तो ये वैलिड है। अगर एक पार्ट भी अनलॉफुल हो गया और उसके चलते ये वॉइड हो गया, तो आप इस पूरे एग्रीमेंट को वॉइड ही ट्रीट करोगे एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बात खत्म, इतनी सी बात करें। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स ये बोलता है, बात समझ आई, कि अगर कंसिडरेशन का एक पार्ट भी, सेवरल कंसिडरेशन का एक पार्ट भी वॉइड इन्वॉल्व है, तो बेटा उस केस में पूरे एग्रीमेंट को ही वॉइड बोल देंगे एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि वहां पे आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटेंशन वो है ही नहीं, इंटेंशन राइस और वीट सप्लाई करना नहीं है, इंटेंशन तो असली इंटेंशन ही वही है, वो तो आप उसको छुपाने के लिए बाकी चीजें कर रहे हो। बस समझ आ रही क्या। तो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स थोड़ी देख लेना ध्यान से, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के। कह रहे इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, कह रहे अगर किसी सिंगल कंसिडरेशन का एक पार्ट फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, कह रहे अगर कोई भी, आप बस इतना समझो, किसी भी सिंगल कंसिडरेशन का कोई भी एक भी पार्ट अगर अनलॉफुल हो जाता है, या फिर और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन, कह रहे अगर सिंगल कंसिडरेशन का एक पार्ट या बहुत सारी कंसिडरेशन का एक पार्ट किसी भी तरीके से अगर अनलॉफुल होगा तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज अच्छी है, बढ़िया, मतलब घुमा फिरा के बोला भाई। एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर मोर ऑब्जेक्ट्स या एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंडीशंस कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, वो वॉइड है। सिंपल टर्म्स में कंसिडरेशन बिल्कुल ना एक पार्ट ना पार्ट का पार्ट किसी भी तरीके से वॉइड अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए।
कंसिडरेशन पूरी और उसका एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट वैलिड होगा, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो वैलिड बन पाएगा, अदरवाइज वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। ये बात समझ आती है? तो बेटा हमने 7 पॉइंट डन कर लिए। ट्रेडिंग विद एनिमी, सेकंड था बेटा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, थर्ड था आपका इंटरफेरेंस विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, फोर्थ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, फिफ्थ आपका अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्स बताया चेम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, और सेवंथ मैंने आपको बताया कंसिडरेशन जो अनलॉफुल इन पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आपके 2 पॉइंट और बच गए शायद, हाँ, एक था इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस और एक है ट्रैफिकिंग वाला। ठीक है, तो 2 पॉइंट और बच गए हैं, तो ये 7 पॉइंट्स हो गए। अब आप इसे जल्दी से नोट करिए, एग्जाम्पल वगैरह बना लीजिएगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से।